रोड के आगाज में हम देखेंगे कि काई कबीले में उस्मान साहब और काई सिपाही जख्मी बाला को लेकर वापस कबीले लौटते हैं और फिर उस्मान साहब और साहब अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और उस्मान साहब बाला से पूछते बाला क्या तुम ठीक हो? तो बाला कहती मैं ठीक हूँ और गाड़ी से नीचे उतरती है। उस्मान साहब जरकुतै को बुलाते हैं और उससे कहते हैं तदबीर बढ़ा दो, कबीले के करीब कोई भी ना आ पाए। तो जरकुतै कहता जो आपका हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब तुरहान से पूछते हैं इलबाई की क्या सूरत हाल है? तो तुरहान बताता है वो बेहतर है हजूर, इसके जख्म को मरहम लगाया है, वो शिफा खाने में है। तो उस्मान साहब कहते हैं ए वल्ला मैं अभी इसके पास जाऊंगा, इसके बाद हम दीवान मुनक्कद करेंगे, तमाम सरदारों को यहाँ बुलाओ। तो बुरहान कहता जो आपका हुक्म हजूर। और फिर बाला कहती शरबत लेकर आओ, मैं अंदर से जल रही हूँ। जबकि अलाउद्दीन और गोंजा पकड़कर उन्हें अंदर की जानब ले जाते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान साहब शिफा खेमे में इलबाई के पास आते हैं और कहते हैं इलबाई जब उस्मान साहब को देखता है तो उठने की कोशिश करता है। उस्मान साहब पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? तो इलबाई कहता मैं ठीक हूँ हजूर, मैं ठीक हूँ, जंगल में जख्म को खुद दाग लिया था, मालज का शुक्रिया कि इसने मेरी मदद की। तो उस्मान साहब कहते हैं ये मालूमात जो तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर हम तक पहुंचाई, इससे बाला की जान बच गई, शुक्रिया। तो इलबाई कहता ए वल्ला हजूर, ए वल्ला। और फिर कहता है लेकिन हजूर जो मालूमात मुझे इन काफरों से मिली हैं, उन्होंने जो बाला खातून पर हमला किया सिर्फ वो नहीं। तो उस्मान साहब पूछते और क्या? तो इलबाई कहता है करासी साहब उनके साथ इसका इत्तेहाद इस हद तक है कि वो काफरों को फौलाद बेच रहा है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते कि तुम क्या कह रहे हो? और उन्हें निहायत गुस्सा आता है और फिर कहते हैं काफरों को फौलाद बेच रहा है, तुर्कों को मारने वाले जोहर तलवार काफरों को बेच रहा है। और फिर गुस्से से कहते हैं करासी साहब आपकी हमसे दुश्मनी ने आपको इस कदर गिरा दिया है। और फिर उरहान कहता है हजूर हमें इसे किसी न किसी तरह रोकना चाहिए। उस्मान साहब कहते हम रोकेंगे, यकीनन हम रोकेंगे। और फिर इलबाई से पूछते हैं सोफिया और इसके सांप क्या वो हिसार किले में रहते हैं? तो इलबाई कहता हजूर जहाँ तक मैंने सोफिया के सिपाहियों से सुना है वो एक सुरमाओं की पनाहगाह में है। उस्मान साहब पूछते कहाँ है वो सुरमा? तो इलबाई कहता इसका पता नहीं लगा पाया हजूर, लेकिन वहाँ से आने वालों के घोड़े थकते नहीं थे, जाहिर है कि वो हिसार से ज्यादा दूर नहीं है। ये सुनकर उस्मान साहब उरहान से कहते हैं उरहान अब से हिसार के आसपास के तमाम सुरमाओं की पनाहगाह पर नजर रखी जाए, तुम पता लगाओगे कि सोफिया के सांप कहाँ हैं। उरहान कहता जो आपका हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब इलबाई से कहते हैं क्योंकि अब तुम ठीक हो, अब मजबूत होने का वक्त आ गया है, अब से तुम्हारी जगह हमारे साथ है। तो इलबाई कहता आपका हुक्म सारा आंखों पर हजूर। और यह कहकर उस्मान साहब वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब हमें हिसार किला दिखाया जाता है जहां पर करासी साहब लोकास से मिलने के लिए उसके पास आते हैं। लोकास से कमरे में मौजूद होता है। करासी आकर कहता तुम्हारी 9 जानें हैं लोकास, मैं देख रहा हूं कि तुम दोबारा उस्मान के पंजों से निकलने में कामयाब हो गए हो। तो लोकास कहता मैं नहीं, वो मेरे हाथों से बच गया, अगर वो आखिरी वक्त पर ना आया होता तो हम इसकी बीवी की जान लेने वाले थे हम, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पास जीने के लिए वक्त है। तो करासी कहता है देखो ये काम खवातीन और बच्चों को मार कर नहीं हो सकता लोकास, मैं जंग चाहता हूँ, मुझे खून चाहिए, मैं उस्मान को मैदान जंग में रुसवा करना चाहता हूँ। तो लोकास कहता है हम करेंगे करासी साहब, हम मिलकर करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा मेरी फौज को फौलाद की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि उस्मान ने मेरी कान को तबाहो बर्बाद कर दिया है, क्या सब कुछ तैयार है? तो करासी हाँ में इशारा करते हुए कहता है तैयार है, सब तैयार है, और मैं इन्हें करादीन किले में लाया जो मुझे उस्मान ने दिया था। ये सुनकर लोकास हंसने लग जाता है और कहता है तो हम इसे इसके अपने ही हथियार से मारेंगे हैं। तो करासी कहता मैं इसे पहले ही मार चुका हूँ, मैंने उस्मान के खेमे में एक सांप बिठा दिया है, ये ऐसा सांप है कि जो मुझे उस्मान के उठाए हुए हर कदम के बारे में बताएगा। यह सुनकर लोकास कहता यानी कि सरदारों में से किसी एक सरदार को अपने हाथ में कर लिया है? तो करासी हाँ में इशारा करते हुए कहता है हाँ ऐसा ही है, लेकिन कोई ऐसा है जिसे मैं एक तवील अरसे से चाहता हूँ। जब जंग शुरू होती है तो कोई कीमती है जो मैं नहीं चाहता कि इसे तकलीफ पहुंचे। तो लोकास पूछता कौन सा? तो करासी हंसने लग जाता है, यानी कि उसका इशारा बेगम खातून की जानब होता है। और फिर इधर काई कबीले के सरदारी खेमे में दीवान मुनक्कद होता है और उस्मान साहब तमाम सरदारों से कहते हैं लुकास और इसके साथ मिलकर काम करने वाला करासी साहब और जो दोबारा जहर हुई वो सोफिया नामी शैतान, हमारे दुश्मन दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। जंग में हमारा किनारा 3 हिस्सों में बट गया है, बाहर जो हमें कमजोर और हमारी रियासत को नाकाबिल एतबार बनाना चाहते हैं, जबकि इतने काफिर मौजूद हैं। मैं कोई भी कमजोरी नहीं चाहता, आपको ये अच्छी तरह जानना चाहिए। हम अपनी सरजमीन पर मुतहद और मजबूत रहेंगे, इस वजह से हर कोई अपने
अपना फरीजा अजाफी एहतियात के साथ सारा अंजाम देगा। अब मुझे बताओ बेगम खातून, अवाम और ताजरों की क्या सूरत हाल है? क्या कोई मसला या परेशानी है? तो बेगम कहती, कोई मसला नहीं है हजूर, ताजर हमारे बाजार में होने वाले तजारत से काफी मुतमईन है। उस्मान साहब कहते, ए वल्ला। और फिर गेंजार से कहते हैं, तुम मुझे बताओ गेंजार साहब, मेकाजा में क्या सूरत हाल है? क्या आपके सिपाहियों ने तदबीर की है? तो गेंजार कहता है, हमने तमाम तदबीर की हुई है मेरे हजूर, किला महफूज है ए वल्ला। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई उस्मान साहब, किसी ने करासी साहब को हमारे शिकार के मंसूबे के बारे में बताया। मुझे लगा कि आप इस मसले पर बात करेंगे, लेकिन हम बाजार और मेकाजा के बारे में बात कर रहे हैं। ये दीवान रियासत का खुफिया मरकज है। अगर आपको हमारे दरमियान मौजूद किसी शख्स पर कोई शक है तो इसे अभी यहीं बेनकाब कर दें, वरना हम में से कोई भी आपके सामने सर उठाकर खड़ा नहीं हो सकेगा मेरे हजूर। और फिर बाहियान साहब कहते हैं, गेंजार साहब ठीक कह रहे हैं मेरे हजूर, यहाँ तक कि अगर किसी पर थोड़ा सा भी कोई शक है, हमें गद्दार को गिरफ्तार करके इसे सजा देनी चाहिए। जबकि उस्मान साहब मुसलसल खामोश उनकी बातें सुन रहे होते हैं और फिर कहते हैं, कराची से मेरी बात करने का मकसद सिर्फ इसे परखना था। अगर वो हमारे दरमियान किसी गद्दार के साथ काम कर रहा होता तो इसके लहजे से पता चल जाता। ये सुनकर गद्दार गेंजार अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि इसे शिकार के मंसूबे के बारे में मुशाहिदा करके पता चला। आपको ये मालूम होना चाहिए, मुझे अपने दीवान में मौजूद अपने सरदारान और फौज में मौजूद अपने सिपाहियों पर मुकम्मल एतमाद है। सब कहते हैं, ए वल्ला हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, इसलिए हम यहाँ रियासती अमूर के बारे में बात नहीं करेंगे। इसलिए अब से अपने अपने फराइज सरअंजाम देते हुए हर कोई पहले से ज्यादा मुहतात और चौकस रहेगा। चलें, अब आप जा सकते हैं। और फिर तमाम सरदारान खेमे से रवाना हो जाते हैं। और फिर पीछे से उस्मान साहब कहते हैं, इनमें से एक हमें धोखा दे रहा है, हम इसका पता लगा लेंगे, हम अब इसका पता लगा लेंगे। जबकि बाहर कबीले में बेगम खातून जब अपने खेमे की जानब जा रही होती है तो उसकी एक खातून एक पैगाम उसे देते हुए कहती है कि एक ताजर ये कहकर देकर चला गया कि यह जरूरी है बेगम खातून। बेगम वो पैगाम ले लेती है और उसे खोलकर पढ़ती है, जो कि कराची की जानब से होता है। उसे पढ़ने के बाद बेगम कहती, वो अपने साये में भी गद्दार को तलाश कर रहा है और तुम मुझे मिलने का पैगाम भेज रहे हो हैं? मैं जानती हूँ कि क्या करना है। और फिर खातून से कहती है, मेरा घोड़ा तैयार करो। और फिर अंदर खेमे में बुरहान उस्मान साहब से कहता है, आपने दीवान में कहा कि आपको इन पर मुकम्मल एतमाद है, आपने ये इनके शक को दूर करने के लिए कहा है मेरे हजूर? उस्मान साहब कहते हैं, हाँ बिल्कुल, खैर रियासत के काम इसी तरह होते हैं। बेगम, बाहियान या गेंजार, इनमें से एक ने हमारे साथ और रियासत से गद्दारी की है। वो खबीस कुत्ता कौन है? हम सबूत तलाश करेंगे और इसे बेनकाब करेंगे और हम इसे सजा देंगे। और फिर बुरान जरकुताई से कहते हैं, बुरान जरकुताई, ये मेरा हुक्म है, तुम दोनों हर कीमत इन पर निगाह रखोगे, तुम मुझे इनके हर कदम के बारे में बताओगे। तो बुरान और जरकुताई कहते हैं, जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर, और खेमे से रवाना हो जाते हैं। और फिर सरदारी खेमे के बाहर आने के बाद बुरान जरकुताई से कहता है, वो गिद्दड़ जो दीवान में रह कर रियासत के राजों से पर्दा उठाता है, इसका जल्द ही पता चल जाएगा भाई। तो जरकुताई कहता, भाई दीवान में गद्दार बेगम खातून है, मुझे इसका यकीन है। तो बुरान कहता, उन्होंने बार बार गलतियां की, मेरे जहन में भी उन्हीं का नाम है। जबकि इस दौरान बेगम खातून अपने घोड़े पर सवार होकर जब कबीले से रवाना हो रही होती है तो जरकुताई उन्हें जाता हुआ देख लेता है और कहता है, तुम्हारे ख्याल में वो कहाँ जा रही है? कराची साहब के पास। बुरान कहता, हम पता लगाएंगे, चलो। और उसके पीछे रवाना होते हैं। जबकि अंदर सरदारी खेमे में उस्मान साहब उरहान से कहते हैं, उरहान, हम इस कुत्ते के घोंसले को तलाश करेंगे जहाँ सोफिया के सिपाही छुपे हुए हैं, जो फलाद काफरों को बेच रहा है और भूल गया है कि वो खुद एक तुर्क रियासत की नुमाइंदगी करने वाला कराची साहब है। जहाँ वो खयानत करेगा हम उसे पकड़ लेंगे, हम उसे इस फलाद से मारेंगे जो वो काफरों को बेचता है। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम रात के वक्त देखते हैं कि बेगम खातून जंगल में एक जगह पर कराची से मिलने के लिए आ रही होती है, जबकि बुरान और जरकुताई भी छुपकर उसका पीछा कर रहे होते हैं। उसे देखते हुए जरकुताई कहता है, ये सच्चाई से पर्दा उठने का लम्हा है कराची साहब। और बेगम खातून जंगल में एक जगह पर आती है जहाँ पर कराची ने उसे बुलाया होता है। और फिर अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि कराची साहब एक जानब से आ रहे होते हैं, उनके सिपाहियों ने अपने हाथों में मशालें पकड़ी होती हैं। जरकुताई और बुरान भी उसे देखते हैं। जरकुताई कहता, कराची साहब आ रहे हैं, गद्दार, खबीस गद्दार। बुरान कहता, हम हमेशा मुश्किलात में पड़ते हैं क्योंकि हमारे अंदर गद्दार मौजूद है भाई, सजा इतनी ही सख्त होगी, ये होगी। और फिर कराची साहब बेगम खातून के पास आकर कहते हैं, खुश आमदीद बेगम खातून। तो बेगम कहती, खुश आमदीद ना कहें कराची साहब, मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाली शाम को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। तो